Students, today we will be starting with your exercise 4.6. लास्ट लेक्चर में हमने 4.5 किया था. अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट को हम ओपन कैसे करते हैं. इसकी सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कि अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज की हेल्प से, तो वो कैसे करें, वो सेकंड एक्सरसाइज में था. थर्ड एक्सरसाइज में इसके जस्ट 5 क्वेश्चंस थे विच आर बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्राइंगल. वो भी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, एरिया ऑफ ट्राइंगल था उसमें. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. फिर फोर्थ हमारा था बेसिक कंसेप्ट्स कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी 4.5 में क्या था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. 4.5 में हमने एडजॉइंट निकाला था और आज है हमारे पास 4.6, जिसमें हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 4.6. हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए इनवर्स अगर हमने डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट मेथड से निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे कुछ केसेस होते हैं. हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो उनके 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और एक था हमारा मैनी सोल्यूशन. डिपेंड करता था कि पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइनें, अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ना है. तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट हमने देखना है, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए निकालना है. अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब जो ए है, इसका मतलब मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा वो होता है यूनिक सोल्यूशन. उस केस में हमारा क्या, उस केस में हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हम एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. जो हमें जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स वाई दिया है या एक्स वाई जेड दिया है, तीनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन. अब बात आती है हमारी, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स. उस केस में हमारे पास फर्दर 2 केसेस होते हैं, या तो मैनी सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा. नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन, बात खत्म. इक्वल टू 0 आएगा तो 2 केसेस हैं, नो सोल्यूशन भी हो सकता है और मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है. स्टूडेंट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज 4.5 की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहां पर हमने एडजॉइंट ए निकालना सीखा था. तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. बी एक मैट्रिक्स होगी जो मैं आपको बताऊंगी क्या है. ठीक है, इतना पोर्शन निकालेंगे, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ. अब देखिए, अगर ए 0 है तो हमने ये चीज निकालनी है. अगर ये भी 0 आती है तो मतलब मैनी सोल्यूशन. ए 0 था, फिर से ये चीज निकालनी है, ये नॉन 0 आती है तो नो सोल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, जब हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा या मैनी सोल्यूशन होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज कंसिस्टेंट. और इन केस ऑफ नो सोल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. तो स्टूडेंट्स, कुल मिला के मैं अगर फिर से रिपीट करूं तो 3 चीजें हैं मेरे पास. कौन कौन सी, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन. अगर यूनिक सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. अगर नो सोल्यूशन आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो अगर नॉन 0 आएगा तो सीधा यूनिक, इक्वल टू 0 आएगा तो एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने देख लेना है. ये आपने याद रखना है, क्वेश्चंस निकालने के लिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही लिखा है मैंने कि अगर इक्वल टू 0 आता है डिटर्मिनेंट तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. ये मैंने मैट्रिक्स में भी डिस्कस किया था ये स्टेप. ओके, यही नोट लिखा है मैंने कि इफ सोल्यूशन इज यूनिक और मैनी देन वी कॉल्ड इट एज कंसिस्टेंट. इफ नो सोल्यूशन इज देयर, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा वो. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं 4.6 के. जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. ठीक है,
ये हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब हमने ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा गया है। आगे उसने कुछ नहीं बोला कि इनके सॉल्यूशंस निकालो या नहीं निकालो, सिर्फ उसने इतनी चीज पूछी है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी मेरे पास इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा ना, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तरीका होता है। ये क्या होता है, एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं। देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 तो आ गया 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2 तो आ गया 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2 तो आ गया 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3 तो आ गया 3। ये मैट्रिक्स बन गई मेरी A। और यहाँ पर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, 2 हुए हैं ना, x y, तो यहाँ लिखेंगे x y। अगर z होता तो x y z आ जाना था, और ये आ जाएगा 2 3 जो कांस्टेंट है इक्वल टू, ये अलग मैट्रिक्स बनेगी इसकी। अब ये जो मैट्रिक्स बनती है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं A। और ये जो x y z या x y जो वेरिएबल्स होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं x। और ये जो कांस्टेंट की होती है ना मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं B। क्लियर? इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं B। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू A इनवर्स B। क्लियर? अगर ऐसे नहीं भी क्लियर है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय A। अगर मैं यहाँ A के साथ डिवाइड करती हूँ तो ये A कैंसिल हो जाएगा, x बचा, यहाँ B अपॉन A आएगा तो A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन मॉड A एडजॉइंट A। और एडजॉइंट A आपने सीखा था लास्ट लेक्चर में। हाउएवर we don't require all this stuff in this question, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा गया है कि हमें बतानी है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने मॉड A को चेक करना है। मॉड A मतलब A हमारे पास ये हो गया ना, 1 2 2 3, तो मॉड A मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग निकालेंगे राइट हैंड साइड से, देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो 3 - 4 आ गया -1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये वाली शीट, नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, द सिस्टम इसका यूनिक सोल्यूशन है। और इस केस को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। यहाँ पर A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन क्वेश्चंस में हमने सिंपल, जब कंसिस्टेंसी पूछा होता है स्टूडेंट्स, तो हमने सिंपली सिर्फ क्या चीज देखनी है, सिंपली ये देखनी है कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने लिख दिया कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 आता, फिर हमने एडजॉइंट A इंटू B निकाल के देखना था। 2 केसेस बनने थे। ठीक है, वो भी हम एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लेती हूँ। देखिए x + 3y इज इक्वल टू 5, 2x + 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट इसको भी पहले मैंने लिख दिया, ये आएगा 1 3 2 6, 1 3 2 6। 2 वेरिएबल्स हैं x y, ये कांस्टेंट आ गया 5 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू A इनवर्स b। अब यहाँ पर A ये है, डिटर्मिनेंट A चेक करो, राइट हैंड साइड से 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब A सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो 0 जब आ जाता है, यहाँ पर देखिए 0 जब आ जाता है तो मेरे पास 2 केसेस अराइज होते हैं। मुझे चेक करना पड़ता है स्टूडेंट्स की एडजॉइंट A इंटू B 0 है या नॉन 0 है। तो इट मीन्स इसके लिए अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट A निकालने का मैंने बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताया था कि माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं होती। सिंपल डायगोनल्स इंटरचेंज करते हैं हम। यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1, और सिमिलरली यहाँ 2 और यहाँ 3 विद नेगेटिव साइंस। तो उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे कोफैक्टर्स की, तो हमारे पास ये आ जाएगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट A को हमने B के साथ करना है मल्टीप्लाई। B कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, 5 8। तो ये स्टूडेंट्स इसकी रोज आ जाएंगी, इसकी कॉलम्स आ जाएगी, 6 5 = 30 -8 3 = 24, 5 2 = -10 और 1 × 8 8। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा ये, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ की डिटर्मिनेंट A 0 है और एडजॉइंट A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 है, तो आ गया नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के लिए यहाँ पर मैंने बोला था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिख देंगे, दस
द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो सोल्यूशन है, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जो सिस्टम है हमारा इक्वेशन का दैट इज अवर इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको कि जब इक्वल टू जीरो आएगा डायरेक्ट तब हमने, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो यूनिक सोल्यूशन सीधा हमने लिख देना है कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो दो केसेस अराइज होते हैं, उसके लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ता है। यहाँ पर ये नॉन जीरो आया, इसका मतलब नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पर जीरो आता तो मैनी सोल्यूशन होता, कंसिस्टेंट होता। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कंसिस्टेंसी चेक करनी है हमने इस क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें a और a कॉमन है तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जा सकती हूँ, 4/a कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैट्रिक्स चाहिए तो उसमें फिर मेरा कोई वेरिएबल नहीं घूमेगा, सीधे सारे के सारे जो है मेरे पास नंबर्स ही होंगे। तो ये आ जाएगा मेरा, इसके कोफिशिएंट्स लेने हैं 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2। और कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ, 3, x y z। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स 1 2 4/a। तो ax इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ता है हमें। तो डिटर्मिनेंट a हम लेते हैं, एक्सपेंशन थ्रू r1 कर लेंगे। अगर ये 1 आ जाएगा, ये गया 3 2 1 2 3 2 1 2। सेकेंड वाला -1 होता है, इसी तरह ये गया 2 2 1 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह थर्ड +1 है हमारे पास, ये गया 2 3 1 1 2 3 1 1। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से, आपको पता है लेते हैं 6 - 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 - 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 - 3 आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आ गया, आगे एडजॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यूनिक सोल्यूशन है, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट इसी तरह बाकी के इसके जो पार्ट हैं तो वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है मेरे पास, अब क्या बोला है उसने, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब उसने ये नहीं पूछा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, अब सीधा उसने पूछा है कि सॉल्व करो इसको, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो इफ पॉसिबल है तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कोफिशिएंट्स लिख देंगे 5 2 7 3। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 वेरिएबल्स है x y, ये आ जाएगी b। तो ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a ये है, सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं या नहीं है। सॉल्यूशंस तभी हम निकालेंगे जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तभी x y z की वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स पॉसिबल होंगी। तो डिटर्मिनेंट a हमने निकाला, राइट हैंड साइड से ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 15 - 14 आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सोल्यूशन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा यहाँ पर। तो a इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/mod a एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। एडजॉइंट a निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, 2x2 मैट्रिक्स में इन डायगनल्स को इंटरचेंज कर दो और ये वाले जो डायगनल्स हैं इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ जाती है, कोफैक्टर्स मिल जाते हैं, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे हमें एडजॉइंट मिल जाता है। अब a इनवर्स आ जाएगा 1/mod a एडजॉइंट a, 1/mod a हमारा था 1 और एडजॉइंट a आ गया ये। तो ये मेरे पास मिल गया एडजॉइंट a। तो अब मुझे लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स आ गया मेरे पास और b क्या था, b ये है ना 4 5। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन 3 × 4 -2 × 5 -7 × 4 +5 × 5। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 2 - 3। और यहाँ पर देखें अगर x किसके बराबर है, x y, तो x की जगह मैं लिख सकती हूँ x y। अब देखिए ये भी 2x1 मैट्रिक्स है, 2x1 2x1 मतलब कैसे ऑर्डर इसका आता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1, नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम 1। तो जब ऑर्डर सेम होता है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर है और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरा आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इसको हमने स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले मैंने आपको 2 वेरिएबल्स का लेके किया है, अब 3 वेरिएबल्स वाला भी एक करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट्स हमने लिख लिया, 3 वेरिएबल्स है तो यहाँ x y z आ जाएगा ये b। तो ax इज इक्वल टू b आ गया। तो
सबसे पहले हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए चेक करना है हमारा कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ निकालना पॉसिबल है या नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो एक्सपेंशन हमने कर दी स्टूडेंट्स R1 के अलोंग, जो कि आपको अब तक अच्छे से आ गई होगी। ये आ गया 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सबसे पहले मुझे सॉरी ए इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स जो कि आपने एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में किया है स्टूडेंट्स, तो वैसे इसका एडजॉइंट ए हम निकालेंगे। ये हमारी ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो इसका आप एडजॉइंट खुद निकालेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स यूज करके। तो ये इसका एडजॉइंट आया है जो मैंने रफ में निकाल के यहाँ फेयर में कर दिया है, ठीक है। एडजॉइंट ए आ गया मेरे पास। अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू मुझे क्या लिखनी है, 1/mod ए एडजॉइंट ए इंटू बी। तो 1/mod ए क्या आया था मेरे पास, 34। 1/34 आ गया स्टूडेंट्स। एडजॉइंट ए की ये वैल्यू आ गई और बी आ गया ये, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है 3x3 और इसका ऑर्डर कितना है 3x1। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यहाँ ये 34 जाएगा अंदर, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर x था, x की जगह आ जाएगा x, y और z, और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2। तो x आ गया 1, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x आ गया 1, y आ गया 1/2 और z आ गया -3/2। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी मैं जरूर डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है और क्या बोला हुआ है, ये ए मैट्रिक्स देखिए कुछ नहीं है, यही चीज है सेम, इसी के जो कॉफिशिएंट्स है ना वही दिए हुए यहाँ पर। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स, फिर सॉल्व करो इसको, ठीक है। ऐसे हम क्या करते थे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये होता था, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते थे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता था तो हम तभी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते थे। और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स में तब हम लगाते थे 1/mod ए एडजॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला है कि आपने वो आगे वाला प्रोसीजर नहीं करना है, आपको सीधा मैंने ए दिया हुआ है, इस ए का आप सबसे पहले इनवर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कहाँ पे जाएंगे, मॉड ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, एक्सपेंशन थ्रू R1 कर लीजिए। तो देखिए ये क्या आता है -1, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो ए इनवर्स किसके बराबर है, 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो 1/a हमारे पास 1/-1 आ जाएगा, मॉड ए ये है, ये कोफैक्टर्स ले लिए हमने, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स ले लिए, उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें जो सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन दिया था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। x यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, और b आ जाएगा ये। हमें पता है कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है, हमने पीछे चेक किया था अभी। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है ना, तो ए इनवर्स यहाँ निकालने की फिर से जरूरत नहीं है। ए इनवर्स मैंने ये निकाला अभी, तो ये सीधा ए इनवर्स यहाँ लिख देंगे और b आ जाएगा ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 2 3 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर ए इनवर्स पहले निकाल दिया है और बाकी के क्वेश्चंस में हम यहाँ पर निकालते थे, यहाँ उसने बोला है पहले ए इनवर्स निकालो। जो आपका ये आंसर आया ए इनवर्स, इसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो, ये बोला है सिर्फ इस क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी इस एक्सरसाइज का, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। देखिए यहाँ पर 3 क्वांटिटीज हैं, ऑनियन, व्हीट और राइस। एक को x ले लो, एक को y ले लो, एक को z ले लो। तो क्या लिखूंगी मैं, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट आ जाएगी 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। वही मैंने लिखा है कि लेट द प्राइस पर kg ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस रेस्पेक्टिवली बी ₹X, ₹Y एंड ₹Z।
यही मैंने बोली थी स्टूडेंट्स, जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी 4x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60, 2x + 4y + 6z इज इक्वल टू 90। अगर इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। सिमिलरली ये थर्ड आ जाएगी। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली सेम इक्वेशन निकालनी है, डिटर्मिनेंट a निकालना है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, तो x y z की वैल्यूज डेफिनेटली लिख लेंगी। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b है स्टूडेंट्स, तो a इनवर्स ये आ जाएगा 1/25। a इनवर्स के लिए क्या आ जाएगा 1/mod a एडजॉइंट a निकालेंगे। ये 3x3 के क्या है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा आ गया x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8। हैंस प्राइस ऑफ ऑनियन पर kg इज ₹5, price of wheat per kg is ₹8 and price of rice per kg is ₹8। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस एक्सरसाइज इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। बाकी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस कीजिए, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने ऑलमोस्ट कर दिए हैं। अब सारे सेम क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। जहां भी प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। थैंक यू।